तो आज मैं बनाने लगी थी रीठा शैम्पू और इसका सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने काफ़ी दफ़ा शैम्पू बना लिया, तो जो गलतियाँ वगैरह मेरे से होती थी वो भी अब काफ़ी रिकवर हो चुकी हैं। और बाकी मैं शैम्पू जब भी मैं बनाती हूँ ना तो वीडियो नहीं बनाती, और वीडियो बनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर का काम रहता है, क्योंकि बार-बार छोटे-छोटे क्लिप को रिकॉर्ड करना और हर प्रोसेस को रिकॉर्ड करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना, बार-बार बारिश आती है, मैं सेटअप टेबल वगैरह उठा के बाहर जाती हूँ, जैसे ही रिकॉर्ड करती हूँ टिप-टिप बारिश, फिर भाग के अंदर आती हूँ, समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ? रीठे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जो रीठे हैं ना, मैं बहुत खुश हो रही थी देख के कि इतने अच्छे और इतने मतलब फ्रेश रीठे आए हैं। पहले जब मैं काफ़ी बार रीठे लेके आई हूँ तो वो काले से होते थे, शायद वो पुराने हो जाते थे इसलिए, लेकिन इस बार ये इतने फ्रेश आए थे और इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं इतने सारे इसके क्लिप ले चुकी थी कि यार ये कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो है वो रीठों के ना अपने बीज निकाल लेने हैं। रीठे के बीज निकालने इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपका प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा, छानने वगैरह में आपको आसानी होगी, और दूसरा ये कि इसके अच्छे से फिर वो जो गुण होते हैं ना, जो फ़ायदे होते हैं वो निकलेंगे जब आप बीज निकाल देंगे। तो मेजरमेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेजरमेंट में ये है कि सबसे पहले हमने रीठे लेने हैं, और रीठे जो हैं वो आप 150 ग्राम ले लें, बगैर जो है उसके बीजों के। अगर आपने बीज वगैरह नहीं निकालने और आप इतना नहीं कर सकते तो ये बीज के बगैर भी बन जाता है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि आसानी होगी आपको ही। लेकिन अगर आपने बीज के बगैर रीठे यूज़ करने हैं तो फिर आप पाव रीठे लें दुकान से और उसी का ही सब कुछ बना लें। लेकिन अगर आपने बीज इसी तरह मैं जैसे कर रही हूँ निकालने हैं, तो फिर आपने तोल लेना 150 ग्राम आपके बीज के बगैर वाले रीठे होंगे। उसके बाद आपने अलसी लेनी है 12 ग्राम, मेथी दाना आपने 12 ग्राम लेना है, उसके बाद रोज़मेरी आप 6 ग्राम लेंगे, और पानी इसमें टोटल जाएगा 1.5 किलो, मतलब 1.5 लीटर पानी जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास मेजरमेंट वाला स्केल या कुछ किचन स्केल वगैरह नहीं है और आप उसी तरह घर में सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप इस चम्मच से भी नाप सकते हैं। आप ऐसे करें कि रीठे जो है वो आप पाव ले लेना, क्योंकि आपके पास अब किचन स्केल तो है नहीं कि आप नापोगे 150 ग्राम वाला। पाव रीठे में आप ऐसे करना कि 2 बड़े चम्मच जो घर में होते हैं मेथी दाना डाल देना, और 2 बड़े चम्मच अलसी के डाल देना, 1 चम्मच रोज़मेरी का डाल देना, और जो लीटर वगैरह की बोतल होती है उसको नाप के आप 1.5 लीटर पानी डाल देना। अब आपने इस सारे सामान को जो मैंने आपको बताया है, इसको आपने पूरी रात के लिए भिगोना है। अच्छा, मैंने ये पतीली इसलिए यूज़ की है, वैसे तो मैं बाउल वगैरह में पहले करती होती थी, कि इस बार मैं एक ट्रिक लगाने लगी हूँ कि मैंने सुना है कि अगर आप चीज़ ढक के पकाते हो ना, तो उसकी भाप वगैरह जो उसके फ़ायदे वो उसी के अंदर रह जाते हैं। जब आप ढक्कन खोल के पकाते हो तो सब जो फ़ायदे होते हैं चीज़ों के, जड़ी-बूटियों का, वो भाप बन के उड़ जाते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं होता आपको। तो इसलिए इस बार मैंने जिस पतीली में पकाना था उसके अंदर ही भिगो दिया, ताकि इसी को ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी आसानी के साथ। आपने एक रात इसको मतलब भिगोना है, जो सारा सामान था उसको पानी में। उसके बाद हम इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएँगे। एक तेज़ उबाला दिलवाने के बाद आप इसका ढक्कन ढक दें और हल्की आँच पे पकने दें। आपका पानी ना गाढ़ा हो जाना चाहिए। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो छान लेते हैं एक बार जब सारा पानी और गाढ़ा वगैरह हो जाता है, फिर उसके अंदर और पानी डाल के उसको दोबारा पकाते हैं। तो मैंने 1-2 बार शैम्पू बनाते वक़्त ये बात नोट की कि पहली बार आपका टेम्परेचर क्या था चूल्हे का और वो पानी कितना गाढ़ा था, ये नहीं पता होता। दूसरी बार वाला जो पानी होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वो जब दोनों पानी मिक्स होते हैं ना, एक टेम्परेचर पे तो पकते नहीं है ना वो, फिर ना शैम्पू में थोड़ा-सा ना ऐसे ख़राब होने का और थोड़ा-सा अजीब-सा सिस्टम हो जाता है। तो आप ज़्यादा पानी डाल दो, ज़्यादा देर पका लो, लेकिन एक बार ही पकाओ। तो ये मेरी टिप है, अगर आपने दोबारा पानी डाल के पकाना है और अच्छी तरह छानने के बाद भी इसके अंदर पानी करना है, तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी बात मानो ना आप, तो एक बार ही पानी डाल के अच्छे से गाढ़ा करके आप पानी निकाल लो। पानी जो है वो हमने छान लिया, अब इसके अंदर जो है वो बाकी का सामान डलेगा, जो कि शैम्पू को थोड़ा-सा सही रखेगा और शैम्पू को थिक वगैरह करेगा। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि आप लोगों को यूट्यूब पर या वैसे नेट पर ऑर्गेनिक शैम्पूज़ जितनी भी मिलती हैं, उसमें जो काफ़ी लोग हैं या आंटीज़ वगैरह जो सिखाती हैं, वो क्या करती हैं उसमें केडी, कंडीशनर, पर्ल, मतलब पर्ल आपको शाइन देगा, आपकी शैम्पू अच्छी लगेगी। कंडीशनर से जी आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे, सिल्की होंगे, क्योंकि आप नोट करना जितनी भी हर्बल शैम्पूज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी होती हैं, और दूसरी बात है रीठा, रीठा तो वैसे ही बालों को खुश्क करता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करते हो तो आपके बाल ना ड्राई रहते हैं। बाज़ारी शैम्पू जो होती है ना उसमें वैसे ही कंडीशनर और बाकी चीज़ें होती है, तो वो बड़ा सिल्की-सिल्की सा फ़ील होता है।
लेकिन ऑर्गेनिक शैम्पू में आप ट्राई करना कि ये चीज़ होती है। अब वो लोग क्या करते हैं कि कंडीशनर वगैरह डालते हैं और उसके बाद भी पता नहीं ये क्या चीज़ थी, बड़ी अजीब-सी चीज़ थी, मुझे याद नहीं है। इस तरह की चीज़ें ये मेरे लिए भी नई थी। जब मैंने जाके सर्च किया तो ये सारे केमिकल ही हैं, मतलब बाज़ार वाले भी यही चीज़ें डालते हैं और हम भी ऑर्गेनिक में यही सब सामान डाल रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? घर पे इतनी मेहनत करने का या केमिकल को छोड़ने, या फिर केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करने का, केमिकल्स को छोड़ने का क्या मकसद है? अगर हम अपने घर में भी वही सारा सामान ला के डाल लेंगे। अच्छा, मैंने पहली बार वही सारे सामान करके वही रेसिपी फ़ॉलो की थी, तो मुझे मसला नहीं है, अगर आप वो चीज़ें डालना चाहते हैं तो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप वो कर लें। लेकिन मेरा था कि मैं इन चीज़ों को यूज़ ना करूँ, और अगर जो चीज़ें मैंने थोड़ी-सी यूज़ की भी है ना, वो सारी खाने में भी यूज़ होती हैं, तो मतलब वो आपके जिस्म पे, आपके ऊपर बालों के लिए भी नुकसान नहीं करेंगी। आता है कोकोबीटेन, ये जो है शैम्पू बेस की जगह पे यूज़ होता है। आपने अगर कभी शैम्पू बनाई हो तो आपको पता होगा कि जब हम ये पानी छान लेते हैं ना, तो इसके अंदर शैम्पू बेस जाता है, जो एक तो आपके शैम्पू को गाढ़ा करता है और थोड़ा-सा ना मतलब कि झाग लेके आता है। अब उसकी जगह पे कोकोबीटेन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि शैम्पू बेस भी कहीं न कहीं केमिकल से बनता है और ये बाल बहुत गिराता है। कोकोबीटेन जो है वो नारियल की छाल से बनता है। गूगल पर जाकर सर्च करें और पढ़ भी लें कि कोकोबीटेन के कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है, और ये प्योर नेचुरल प्लांट बेस्ड चीज़ है, मतलब इतना नुकसान नहीं है इसका। तो मैं जो हूँ ना, वो मैं खाली भी रीठे के पानी से या बस वैसे पानी से भी धो लेती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर और मामा दोनों यूज़ करती हैं। और जब आप केमिकल वाली ज़िंदगी से ऑर्गेनिक की तरफ आते हो ना, तो आपको वो इतने सालों की आदत होती है झाग की, तो वो फिर उनको जैसे सुकून नहीं आता, तो उनके लिए मैं डालती हूँ। वैसे तो ये 250 ग्राम 150 ग्राम भी डलता है, लेकिन मैंने बहुत बहुत कम डाला है। मैंने सिर्फ अपनी 1.5 लीटर शैम्पू में या लीटर शैम्पू में ना 80 ग्राम डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान बाँट दिया, और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी वीडियो में एक बार ये बात कर ही दूँ। तो अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो था, वो हमने सारी जड़ी-बूटियों को रात को भिगोने के बाद उसको पकाया था और पानी जो था वो निकाल लिया था। अब उस पानी के अंदर जो है बाकी सिस्टम हमने करना है। तो स्टेप नंबर 2 है, आपने इसके अंदर 80 ग्राम कोकोबीटेन डालना है। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल करना है कि पानी जो है वो हल्का नीम गर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आपने चूल्हे से जैसे ही पानी उतारा है और वो आपने फ़ौरन उसके अंदर चीज़ें मिलानी शुरू कर दी, इस तरह आपकी शैम्पू ख़राब हो जाएगी। तो हल्का नीम गर्म कर लेना इसको। पहला मसला तो ये होता है ना कि आपकी झाग नहीं बनती, उसका हल हो गया, आपने कोकोबीटेन डाल दिया। अब दूसरा मसला है कि शैम्पू गाढ़ा कैसे करना है, तो उसके लिए आपने लेना है ज़ैंथम गम। ज़ैंथम गम आपको आम जो है स्टोर जो होते हैं या फिर राशन की दुकानें, उधर से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये चटनी मुरब्बों में और बाकी जेलीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ों में भी यूज़ होता है। ये चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है और ये खाने में यूज़ होता है। एक टिप मैं आपको दे दूँ कि आप ज़ैंथम गम को हमेशा ग्लिसरीन में मिक्स करेंगे, क्योंकि ग्लिसरीन में ये अच्छे से मिक्स होता है और इसकी गिल्टियाँ नहीं बनती, वरना ये बहुत आपको तंग करेगा। ज़ैंथम गम लेना है 13 ग्राम और 20 ग्राम ग्लिसरीन में इसको मिक्स करना है। मिक्स करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये डालना है और साथ-साथ चम्मच भी चलाते जाना है। उसके बाद का जो स्टेप है वो है एसेंशियल ऑयल। वैसे मेरे पास लेवेंडर ऑयल पड़ा है और वो मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़े से कतरे जाएँगे 2-3, सिर्फ़ खुशबू के लिए। आप बाज़ार में हर्बल खुशबू खरीद सकते हो लेवेंडर की, और कोई भी आपको जो भी पसंद है। वैसे लेवेंडर की हल्की होती है तो ये अच्छी लगती है। वैसे तो रीठे की और ऑर्गेनिक और हर्बल शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप खुशबू डाल सकते हो, वो भी 2-3 कतरे, मतलब एसेंशियल ऑयल, किसी भी चीज़ का एसेंशियल ऑयल के 2-3 कतरे डालने, उसी को हम खुशबू बोलते हैं। अच्छा, तो अब लास्ट पे आएगा प्रिजर्वेटिव। अगर हमने शैम्पू काफ़ी अरसे के लिए रखना है, 3 माह से ज़्यादा के लिए, तो आपको इसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल करना पड़ेगा। तो सोडियम बेंजोएट जो है कि अचार, मुरब्बों, चटनियों वगैरह में यूज़ होता है। मतलब ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हेल्दी चीज़ है, इस तरह की चीज़ नहीं है कि हार्म करे या कोई केमिकल है। तो 4 ग्राम सोडियम बेंजोएट लेना है आपने, और 15 ग्राम हल्का नीम गर्म पानी जो है ना, उसमें मिक्स करके इसको डाल देना है। मेजरमेंट के मैं आपको स्पून दिखा रही हूँ, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, वही बात कि अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है, तो आप 2 चुटकी सोडियम बेंजोएट ले लेना और 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच पानी में मिक्स करके डाल देना। ठीक है? होप सो आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा।
शैम्पू बनाने से ज़्यादा मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं और वो बातें जो मैंने इतने ज़्यादा अरसे में सीखी हैं बार-बार शैम्पू बनाकर गलतियाँ करके, जिस तरह मैंने आपको प्रोसेस बताया अगर आप वो फ़ॉलो करेंगे तो पहली बात है कि आपकी शैम्पू प्योर ऑर्गेनिक होगी। अगर उनमें कुछ चीज़ें डली भी हैं तो वो हार्म नहीं है, ना ही वो केमिकल वाली हैं और आपको वाक़ई ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करने का फ़ायदा होगा।